क्या बाई चांस हो गया? बाई चांस हो गया मतलब क्या बाई चांस हो गया? नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट होना बताता है कि अगर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच कोई संबंध पाया जाता है बाद में, तो वो बाई चांस हुआ ये मानेंगे हम लोग, वो धोखे से आ गया, संयोगवश हो गया ये मानेंगे। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में कोई अंतर पाया गया तो ये बाई चांस है। बाई चांस याद है, ठीक है, अच्छी बात है, पर आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि बाई चांस क्या चीज़ है, क्या चीज़ बाई चांस है, ऐसा मानेंगे अपन, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट हो जाना, नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट हो जाना, लिखना नहीं है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस, क्योंकि ये ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट हो जाना क्या बताता है? ये बताता है, यह बताता है कि यदि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में कोई अंतर पाया जाता है, इसका मतलब कोई अंतर होगा, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग नल हाइपोथेसिस को, कि दो वेरिएबल के बीच कोई संबंध पाया गया, अगर कोई संबंध अगर पाया गया तो ये दो चीज़ें अगर होती हैं तो इसको क्या माना जाएगा, फिर बाई चांस होगा ये मानेंगे, या फिर संयोग मानेंगे। देखो भाई, इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन दोनों बराबर है। या फिर नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। तो अगर ये एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब हम लोग मान रहे हैं ना कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। या फिर पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल जो है आपस में संबंधित नहीं है, ये हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। यही तो हुआ नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट हो जाना। अब इसके बाद अगर किसी कारण से ये बात गलत साबित हो जाती है या ये बात गलत साबित हो जाती है, तो ये हमारे नल हाइपोथेसिस का गलत साबित हो जाना, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बाई चांस, ठीक है। ये है नल हाइपोथेसिस का एक्सेप्ट हो जाने का मतलब। उसके बाद बताया था मैं वन टेल्ड हाइपोथेसिस। वन टेल्ड हाइपोथेसिस का मतलब क्या, केवल एक संभावना होती है। देखो ये हुआ वन टेल्ड हाइपोथेसिस का मतलब थ्योरी में, और एप्लीकेबिलिटी भी में भी आप लोगों को समझ के चलना है भाई। वन टेल्ड हाइपोथेसिस किसको बोलेंगे, जब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस तरीके का रहता है, यानी कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में या तो ये वाला साइन रहेगा या तो फिर ये वाला साइन रहेगा। इन दोनों में से कोई एक साइन अगर है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन टेल्ड, ठीक है, वन टेल्ड बोलेंगे। टू टेल्ड में देखो हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में क्या, कौन सा वाला साइन है, ये वाला साइन है। तो इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर एकदम सिंपलेस्ट वे में अगर याद रखना है इसको, वन टेल्ड हाइपोथेसिस में क्या होगा, वन टेल्ड हाइपोथेसिस किसको बोलेंगे, अगर हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये दो में से कोई एक साइन अगर आपको दिखता है तो ये हो गया वन टेल्ड, ठीक है। और अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये वाला साइन दिखा तो मतलब कि क्या हो गया, ये टू टेल्ड हो गया, ठीक है। ये तो एक आसान तरीका है याद रखने का। उसके बाद मैं बताया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आज आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिर से। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या था, इस बात की संभावना कि नल हाइपोथेसिस सच है लेकिन आप उसको क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, नल हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस ये ट्रू है, सच है, हमारी जो शून्य परिकल्पना है वो सही है, वो सत्य है, और इसको हम लोग क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, नकार दिए, अस्वीकार कर दिए। तो ये वाला डायग्राम अगर दिखा आपको क्वेश्चन में,
इसका मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस बात की संभावना, ऐसा हो जाएगा इस बात की संभावना या इस बात के चांसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। याद है कि नहीं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? याद था ना? उसी का ऑपोजिट क्या था, पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट का डायग्राम कैसे बनेगा, नल हाइपोथेसिस ये क्या है, फाल्स है, असत्य है, ठीक है, और आप इसको क्या किए, रिजेक्ट किए, ठीक है। अगर ये वाला डायग्राम बनता है तो इसकी संभावना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बात की संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट। बताया था ना पावर, कुछ याद आ रहा है, पावर, और मैं क्या बोला था, सही गलत आदमी के साथ गलत सलूक करने के लिए हमको क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत था और आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो गलत होते हुए रिजेक्ट करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ टेस्ट। उसके बाद देखो मैं बताया था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस किस टाइप का होता है, नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। एक आज हम लोग पढ़ेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आप लोगों को बता दिया था, मैं बोला था कि आगे इसको डिटेल में बताऊंगा। अगर हमको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो उसका एक नॉलेज ले लो और सैंपल साइज ले लो। अब यहाँ डायग्राम कैसे बनेगा, अगर आपको ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि मानक विचलन अगर पता है, नोन है ना, ये नोन हो गया, अननोन हो गया। अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर उसका मानक विचलन ज्ञात है और पॉपुलेशन का जो साइज़ है, सैंपल का जो साइज़ है सॉरी, वो 30 से ज़्यादा है यानी कि लार्ज है। सैंपल का साइज़ यानी उसके जो पार्टिसिपेंट हैं, भागीदार हैं, अगर वो लोग 30 से ज़्यादा होते हैं तो उनको लार्ज बोलते हैं। तो सैंपल साइज़ अगर लार्ज है या 30 से ज़्यादा है और आपको वेरिएंस पता है तो उस केस में जेड टेस्ट, ठीक है। सैंपल साइज़ लार्ज है और आपको वेरिएंस या सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता, मानक विचलन नहीं पता, तब उस केस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर सैंपल साइज़ स्मॉल है, स्मॉल किसको बोलेंगे, आपके सैंपल का साइज़ या तो 30 से कम है या 30 के बराबर है। देखो ध्यान रखना यहाँ पर भी एक चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, इसी से एक क्वेश्चन पूछ देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। सैंपल साइज लार्ज या वृहद या बड़ा होने का मतलब क्या है, 30 से ज़्यादा सैंपल साइज का, आपके सैंपल का जो साइज है अगर वो 30 से ज़्यादा है, ठीक है। जबकि स्मॉल किसको बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं अगर सैंपल का साइज जो है 30 के बराबर या उससे कम है, ठीक है। यानी कि 0 से लेके 30 तक को स्मॉल ही बोलेंगे। 30 भी है अगर एग्जैक्ट 30 भी है अगर तो भी उसको स्मॉल बोलेंगे। 31 से फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज। सैंपल साइज को 31 से फिर लार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो अगर सैंपल साइज स्मॉल हो या लार्ज हो, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का मानक विचलन अगर ज्ञात है तो दोनों ही केस में हम लोग जेड टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि अगर सैंपल साइज लार्ज है और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं भी पता अगर, तब भी जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। एक ही यूनिक केस बनता है जहाँ पर हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। कौन सा वाला, एक तो आपका सैंपल साइज रहेगा स्मॉल, ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन रहेगा, अज्ञात रहेगा। तो देखो यहाँ पर भी फिर डायग्राम क्या बना सकते हैं हम लोग, डायग्राम क्या बनेगा इसका, समझ में आ रहा है कि नहीं। वैसे तो ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, रिवाइज ही रिवीजन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। सोनम मनोहर, इसका आप डायग्राम कैसे बना सकते हो, वैसे तो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है पर फिर भी याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। देखो लार्ज यानी कि सैंपल साइज लार्ज प्लस नोन, के मतलब कि नोन यानी कि ज्ञात होना, क्या ज्ञात होना, स्टैंडर्ड डिविएशन। इस केस में जेड यूज़ करेंगे। लार्ज है प्लस अननोन है, यू मतलब अननोन यानी कि जनसंख्या विचलन अज्ञात है, इस केस में भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे।
तीसरा डायग्राम क्या बनेगा, स्मॉल प्लस नोन, के मतलब कि नोन। इस केस में भी जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे और सिर्फ एक ही यूनिक केस है, एक यूनिक केस है। कौन सा यूनिक केस, सैंपल साइज आपका स्मॉल है, 30 या उससे कम है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आपको अननोन है, यू मतलब अननोन। सिर्फ यहाँ पर हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखो, आपका सैंपल साइज स्मॉल है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन या पॉपुलेशन वेरिएशन भी बोलते हैं, वेरिएंस भी बोलते हैं कभी कभी इसको, ठीक है, जनसंख्या विचरण, ये अगर अज्ञात है, स्मॉल प्लस अननोन, केवल इसी केस में टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया रिवीजन के हिसाब से। क्राइटेरियन रीजन में बता चुका हूँ, इसका आज उतनी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। पावर ऑफ टेस्ट बता दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है कि नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ध्यान है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था मैं, एवरेज वाला बताया था ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है कि नहीं, क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, n-1 बताया था, n-1 होता है। क्यों होता है n-1, क्योंकि अगर सपोज आपको 5 ऐसे नंबर आपको चुनने हैं जिनका एवरेज कितना हो, 5 हो, ठीक है, यानी सबको मिला करके जब एवरेज निकालें तो उसका जो टोटल है एवरेज जो है वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब ए का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ अपने मर्जी से, बी का वैल्यू मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, सी की वैल्यू भी ले लूँगा, डी की वैल्यू भी ले लूँगा, इन चारों की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ। बचा कौन सा वाला, ये ई जो है इसकी वैल्यू मेरे को इंडिपेंडेंटली मैं नहीं ले सकता, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इन चारों पे। इन चारों का टोटल करने के बाद जितना भी आएगा मैं देखूंगा कि अब उसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 5 हो जाए, तो फिर मैं वही संख्या ई की जगह पे ले सकता हूँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, टोटल 5 संख्या मेरे को लेनी थी जिसमें से 4 इंडिपेंडेंट था, तो कैसे आया ये 5-1 हुआ ना, तो 4 जो है ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नहीं, 4 लोगों का नंबर, 4 लोगों की वैल्यू मैं इंडिपेंडेंटली लिया ना, सिर्फ एक की वैल्यू मैं इंडिपेंडेंटली नहीं ले पाया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्या हुआ, मेरा 4 मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ, ठीक है। तो हमेशा ये n-1 ही रहेगा। अगर आपका सैंपल साइज 50 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 49 हो जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी मैं बता चुका हूँ, 1 टेल्ड 2 टेल्ड। एरर देख लो भाई, एरर में क्या क्या बताया था मैं, एक होता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर का मतलब क्या है, आपका हाइपोथेसिस सही है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बात की संभावना को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बताओ। टाइप 1 एरर के होने के चांसेस को, उसकी संभावना को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टैटिस्टिक्स में, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व का स्तर। एक मिनट रुकना है। कैसे मनोहर, कुछ आंसर नहीं कर रहे हो, याद नहीं है क्या, कुछ भूल गए हो इतनी जल्दी।
अच्छा, नवदीप, तबस्सुम, आपशीन, आप लोग जब भी ये वीडियो देखोगे आप लोग मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करके बताना कि आप लोग क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो। अटेंड करो भाई, पढ़ाई करो, पैसे दिए हो, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो। काम करना पड़ा, अरे तो काम करने से दिमाग में जो पढ़े हो थोड़ी निकल जाएगा। चलो ठीक है। तो टाइप 1 एरर होने के चांसेस जो होते हैं, संभावना, देखो भाई एग्जाम में क्या लिख रहा है, क्या पूछ रहा है, इस चीज पे बहुत ध्यान देना। वो बोल देगा टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं, किस नाम से दर्शाते हैं, या कैसे दर्शाते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं। अब वो उसका ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन अल्फा, दूसरा ऑप्शन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन एक्स बार, चौथा ऑप्शन सिग्मा। ऐसे वो 4 ऑप्शन दे देगा। इतनी ज़्यादा गलती होती है ऐसे क्वेश्चन में। क्यों गलती होती है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि टाइप 1 एरर को कैसे दर्शाते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये 4 में से कौन सा आंसर इसका सही है आप लोग के हिसाब से? ए बी कैसे आंसर होगा? अरे ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा? सोनम जी बताइए, ट्राई करिए, ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा? कंफर्म बताओ। नहीं हो सकता है, होगा, वो सब नहीं। आपके पास तो एक ही ऑप्शन रहेगा ना, वहाँ एक ही ऑप्शन में टिक कर सकते हो, वहाँ के बी सी थोड़ी चल रहा है। आप बताओ अपने हिसाब से, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा, कोई एक बताओ आप। बी। देखो यही गलती 99.99% बच्चे करते हैं। बी नहीं होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? टाइप 1 एरर को किससे दर्शाते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा अल्फा। अगर क्वेश्चन ये पूछते कि टाइप 1 एरर की संभावना को किससे दर्शाते हैं, संभावना, चांसेस, इसको किससे दर्शाते हैं, तब हमारा आंसर होता आंसर बी। ठीक है, तो इसी तरीके की गलती हमसे एग्ज़ाम में होती है, और फिर हमारी शिकायत क्या आती है कि इतना पढ़ते हैं फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब किस्मत का खेल है, मंगल भारी है, ये सब बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। टाइप 1 एरर को अल्फा से दर्शाते हैं, टाइप 1 एरर होने की संभावना को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एरर क्या हो सकता है, बीटा। इसका मतलब क्या कि आपका नल हाइपोथेसिस गलत था और आप उसको एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर। अब एक चीज़ ना उस टाइम पे मैं बताना भूल गया था इसमें आप लोगों को, एक चीज़ मैं उसमें बताना भूल गया था जो कि मैं अब बता देता हूँ। देखो भाई, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि अच्छा टाइप 2 एरर को किससे दर्शाते हैं, बीटा से। ठीक है, टाइप 2 एरर अगर वो एग्ज़ाम में ये पूछे कि टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने हैं, टाइप 1 एरर की संभावना का फॉर्मूला, की संभावना का फॉर्मूला पूछ रहा है। देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। अब इसका आंसर ना तो अल्फा होगा ना ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। अब क्वेश्चन देखो चेंज हो गया, टाइप 1 एरर की संभावना का फॉर्मूला, टाइप 1 एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके फॉर्मूले के बारे में पूछ रहे हैं। सॉरी, सिर्फ संभावना तक रहता क्वेश्चन। अब ये देखो एक क्वेश्चन 3 पार्ट में बढ़ सकता है, इसको ही बता देता हूँ। देखो टाइप 1
इंग्लिश में लिख देता हूँ, टाइप 1 एरर होने की संभावना ये बहुत समस्या पैदा कर देता है यार, ये बार बार ऐसे हैंग होना। टाइप 1 एरर होने की संभावना की गणना, या फिर इसी को हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन 3 पार्ट में बट सकता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब एग्जाम में इन 3 में से कौन सा पार्ट पूछ रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। मैं इन तीनों के लिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी क्या लिख दिया है, अब दूसरा बोर्ड यूज करेंगे यार, इसमें नहीं, ये वन में दिक्कत पैदा कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऑप्शन सी है 1 माइनस बीटा, और ऑप्शन डी है एक्स बार। ठीक है, अब देखो एक ही क्वेश्चन है ये, मगर इस एक क्वेश्चन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट 1, टाइप 1 एरर को किससे दर्शाते हैं, अगर ये पूछता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर ये क्वेश्चन को यहाँ ख़त्म ना करके यहाँ तक बढ़ जाता है, टाइप 1 एरर होने की संभावना को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर, अगर यहाँ तक आ गए तो इसका आंसर रहेगा आंसर बी। और अगर ये इससे भी आगे बढ़ गया, टाइप 1 एरर होने की संभावना की गणना, कितनी संभावना है ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फिर इसका आंसर रहेगा क्या, सी। ये होता है क्वेश्चन को चेक करना। ठीक है, तो अब देखो भाई, टाइप 1 एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ठीक है, टाइप 2 एरर को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप 1 एरर होने की संभावना कितनी है, तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने हैं, अल्फा हैं। ठीक है, टाइप 1 एरर होने की जो संभावना है वो है अल्फा। अब अगर टाइप 2 एरर होने के चांसेस मैं पूछूं या उसकी प्रोबेबिलिटी में पूछूं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कल से दूसरा बोर्ड यूज करेंगे यार, 1 माइनस बीटा। देखो टाइप क्या बता रहा था मैं बार बार इसके चक्कर में, टाइप 1 एरर को दर्शाते हैं किससे, अल्फा से। ठीक है, टाइप 2 एरर को दर्शाते हैं किससे, बीटा से। अब 1 माइनस बीटा अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा किसकी संभावना, टाइप 1 एरर। ठीक है, देखो भाई प्रोबेबिलिटी का नियम पता है आप लोगों को, प्रोबेबिलिटी का जो नियम है वो ये कहता है कि कुल प्रायिकता किसी भी घटना के घटने की कुल प्रायिकता जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब 1 में देखो, 1 में एक पॉजिटिव चांस होता है, एक नेगेटिव चांस होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक सिक्के को उछालें, 1 रुपए के सिक्के को अगर हम लोग उछालें, तो हेड और टेल आने की संभावना 50-50% है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, क्यों बोलते हैं ऐसा,
क्योंकि 50% चांस है कि हेड आ सकता है और 50% चांस है कि टेल आ सकता है। यानी कि हेड को आप पॉजिटिव मान लो और टेल को आप नेगेटिव मान लो, या आप हेड को नेगेटिव मान लो, टेल को पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल आने की संभावना कितनी है, टेल आने की संभावना कितनी है, तो आप इसको बोल सकते हो कुल संभावना कितनी है, 1। तो अगर कुल संभावना में मैं हेड आने के चांसेस को घटा दूं तो किसका चांसेस बचेगा, टेल का चांस बचेगा, है ना। 1 जो है वो कुल संभावना है। प्रायिकता का सिद्धांत यही है ना कि कुल संभावना कितनी होती है, 1 होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टेल आने की संभावना कितनी है, तो बहुत सिंपल है। अगर कुल संभावना में से मैं हेड की संभावना को माइनस कर दूंगा तो किसकी संभावना बचेगी, टेल की संभावना बचेगी। ठीक है, उसी प्रकार से हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने हैं, अगर मैं ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने हैं, तो अगर मैं कुल संभावना में से टाइप 2 एरर होने के चांसेस को घटा दूंगा तो किसके चांसेस बचेंगे, टाइप 1 एरर होने के चांसेस बचेंगे। क्यों, होगा कि नहीं ऐसे। टाइप 1 एरर होने की संभावना को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं कुल संभावना में से, कुल संभावना कितनी रहती है, हमेशा 1 रहती है। कुल संभावना, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर मैं टाइप 2 एरर होने के चांसेस को घटा दूं तो किसके चांसेस बच जाएंगे, टाइप 1 एरर होने के चांसेस। ठीक है, ये चीज़ बताना मैं भूल गया था आप लोगों को। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि टाइप 1 एरर होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 माइनस बीटा। ठीक है, हाँ ऑपोजिट भी हो सकता है, टाइप 2 एरर होने के चांसेस। लेकिन देखो टाइप 2 एरर होने के चांसेस हम लोग कभी बोलते ही नहीं है ना, क्यों नहीं बोलते हैं, उसको भी समझ लो। टाइप 2 एरर होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी, इसकी हम लोग बात ही नहीं करते कभी। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो 1 माइनस बीटा, ये जो मैं बोल रहा था, ये किससे रिलेटेड है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से रिलेटेड है। और ये किससे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बताओ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और आप उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। ठीक है, जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, जब नल हाइपोथेसिस सही हो और आप उसको क्या कर देते हो, रिजेक्ट। ठीक है, तो इसमें टाइप 2 एरर की तो बात ही नहीं हो रही है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम लोग सिर्फ टाइप 1 एरर की बात करते हैं, इसलिए हम लोग टाइप 1 एरर की संभावना की बात कर रहे हैं। इसलिए टाइप 1 एरर का के संभावना का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। टाइप 2 एरर की होने की संभावना, वो हम लोग उसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है, वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ही नहीं। बल्कि अगर मैं सही सही आप लोगों को बोलूँ ईमानदारी से, तो रिसर्च में टाइप 2 एरर को एरर ही नहीं माना जाता, मालूम है। टाइप 2 एरर को अपन एरर, गलती मानते ही नहीं है। टाइप 1 एरर को एरर मान लेंगे, टाइप 2 एरर को एरर नहीं माना जाता, उसको गलती नहीं माना जाता। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए ऐसे मत सोचना कि टाइप 2 एरर होने की का जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस एल्फा होगा, ऐसी चीज़ होती ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ये सब चीज़ें इसलिए मैं रिवाइज करवाया क्योंकि अभी जो अब मैं बताऊंगा ना उसमें उन्हीं चीज़ों को फिर से हम लोग देखेंगे, बार बार वो चीज़ें आएंगी। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है भाई, देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करता है हमको,
जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, चलो बताओ। देखो आ गया ना फिर से, और पिछले पीछे से मेरे को रिवाइज करवाना चाहिए था। पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब क्या हुआ? पैरामीटर किसको बोलते हैं? बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन मीन पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारा पॉपुलेशन है, उसकी विशेषताओं को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है करने से क्या होता है कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट दे पाते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन है, इसमें से छोटा सा सैंपल लेके हम लोग रिसर्च करते हैं। अब इस सैंपल पे रिसर्च करने से जो भी रिजल्ट आएगा हमारा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी परिणाम आएगा, उस परिणाम के आधार पे हम लोग अपने हम लोग अपने पॉपुलेशन के बारे में, इस परिणाम के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पॉपुलेशन पे या अपने कुल जनसंख्या पे क्या कहेंगे, एक ठोक संभावित कथन, प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, देखो इसका मतलब समझो ये होता क्या है। इसका मतलब होता है आप एक पॉपुलेशन के छोटे से हिस्से पे आप रिसर्च करते हो और उस सैंपल पे किए हुए रिसर्च के हिसाब से आप अपने पॉपुलेशन के बारे में कुछ बता रहे हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर ये पूरा है रायपुर के एक छोटे से पॉपुलेशन पे आप रिसर्च किए और रिसर्च करने पे पता चला कि ये आपने इस सैंपल पे जो रिसर्च किया उससे आपको पता चला कि लोग जो हैं, रायपुर के जो लोग हैं या इस सैंपल के जो लोग थे, सैंपल में भाग लेने वाले जो लोग थे, वो लोग विज्ञापन से, अरे यार ये रीइंस्टॉल करना पड़ेगा OneNote को। वो लोग क्या करते हैं, विज्ञापन से प्रभावित होके अधिक क्रय करते हैं। देखो ये है आपके सैंपल की फाइंडिंग, ये था आपका सैंपल, और इस सैंपल पे टेस्ट करने से, रिसर्च करने से आपको ये चीज़ पता चली कि सैंपल में जितने लोग थे 1500, 800, 700, वो लोग विज्ञापन से प्रभावित होके ज़्यादा क्रय किए, ज़्यादा खरीदारी किए। ठीक है, तो अब इससे ये जो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग किए हो, इसके आधार पे आप क्या बोलोगे अब कि रायपुर के लोगों में विज्ञापन का सकारात्मक प्रभाव देखा गया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला, यही है हमारा प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। क्यों? ये सैंपल, रायपुर की जनसंख्या है, मान लिया जाए 10 लाख लोग रहते हैं रायपुर में। ठीक है, उसमें से 1000 लोगों का सैंपल लेके आप ये रिसर्च किए थे, तो 1000 लोग जो व्यवहार दिखाए उसके आधार पे आप एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट दोगे पूरे रायपुर वालों के बारे में। ठीक है, या फिर एक संभावित कथन कहोगे कि रायपुर के लोगों में विज्ञापन का सकारात्मक प्रभाव देखा गया, जबकि आप रायपुर के हर व्यक्ति पर रिसर्च नहीं किए हो, सिर्फ 1000 लोगों पर रिसर्च किए हो। ठीक है, तो इसीलिए ये कथन जो है ये कन्फर्मेटरी नहीं रहेगा, ये उद्घोषणात्मक कथन ये नहीं रहेगा कि भाई रायपुर के लोग जो हैं वो विज्ञापन देख के ज़्यादा खरीदारी करते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। ये केवल एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट रहेगा, संभावित कथन रहेगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो क्या करता है, किसी भी पॉपुलेशन के बारे में प्रोबेबिलिटी कथन
देने में मदद करता है। अगर एग्जाम में कन्फर्मेटरी लिख देगा या निश्चित कथन बोल देगा तो वो गलत रहेगा ऑप्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट और कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट, कंफ्यूज मत होना। प्रोबेबिलिटी या फिर कन्फर्मेटरी, ठीक है, स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हमको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट देने में मदद करता है। नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, आप तो बोल रहे हो कि रायपुर के लोग जो हैं वो लोग विज्ञापन से प्रभावित होकर ज़्यादा खरीदारी करते हैं, आप यही दे रहे हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है, ठीक है। संभावित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, नहीं भी हो सकता बोल दिए तो फिर आपके रिसर्च करने का मतलब ही खत्म हो गया। आप ये बोल रहे हो कि मेरे रिसर्च के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि रायपुर के लोग विज्ञापन से प्रभावित होकर ज़्यादा खरीदारी करते हैं। बताया था ना शुरू में, उद्घोषणात्मक कथन कहना है आपको, संभावित कथन नहीं बोलना है। पूरा रिसर्च करने के बाद भी आप यही बोल रहे हो कि ऐसी ऐसी संभावना है, तो फिर हाइपोथेसिस में भी आप संभावना ही है बोल रहे थे, अपने रिसर्च के रिजल्ट में भी आप संभावना है बोल रहे हो, तो फिर रिसर्च करने का मतलब क्या होगा। तो कन्फर्मेटरी नहीं, कौन सा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखो यही जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट देते हैं ना, अब देखो इसी को अजर्सन रीजन के केस में इसको वो रीजन बना देगा, ठीक है। अजर्सन में ये वाले स्टेटमेंट को दे देगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हमको क्या करने में मदद करता है, जनसंख्या की विशेषताओं को समझने में सक्षम बनाता है। या फिर वो ये बोल देगा कि जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में संभावित कथन कहने में मदद करता है। इसको वो दे देगा किसमें, कथन में या अजर्सन में। और रीजन बना देगा इसको, क्या रीजन बना देगा कि जो हाइपोथेसिस होता है उसको एब्सोल्युटली प्रूव नहीं कर सकते, उसको उसमें भी त्रुटि की संभावना हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे, टाइप 1 एरर हो सकता है, टाइप 2 एरर हो सकता है कि नहीं। तो ये उसका रीजन है कि क्यों हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट देने में मदद करता है, कन्फर्मेटरी स्टेटमेंट देने में मदद नहीं करता, ठीक है ना। तो ये ऐसे उसको ना स्टेटमेंट और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन बना के आपको दिया जा सकता है। आया कुछ समझ में कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस को और क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को और क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर महत्व परीक्षण। ये जो बार बार सिग्निफिकेंस शब्द आ रहा है, ऊपर भी आ रहा था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर महत्व। स्टैटिस्टिक्स में सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिक्स या फिर रिसर्च में सिग्निफिकेंस या महत्व का मतलब क्या है, यूजफुलनेस, कुछ काम का है कि नहीं। सिग्निफिकेंस का मतलब वही है, ठीक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि आप टेस्ट कर रहे हो एक तरीके से कि ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च करना कुछ काम का भी है या नहीं है, ये है हमारा सिग्निफिकेंस, ठीक है। आसान भाषा में, किताब में पढ़ोगे तो कुछ लंबा चौड़ा लिखे रहता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एक आपको फॉर्मल स्टेटमेंट बनाना है। फॉर्मल स्टेटमेंट का मतलब वही जो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना रहे थे ना, उसी को बोला जाता है फॉर्मल स्टेटमेंट या औपचारिक कथन। आपको एक बनाना है कि नल हाइपोथेसिस आप बना रहे हो कि एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच कोई संबंध नहीं है, एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये आप नल हाइपोथेसिस बना रहे हो। फिर आप बोल रहे हो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कि अल्टरनेट एडवर्टीजमेंट का सेल्स पे क्या है, सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस लेवल, देखो आगे ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको तय करना है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रहेगा। ध्यान रखना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आइडियल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है वो होता है 1% से 5% तक का, ठीक है। ये कोई नियम नहीं है कि आप 5% से ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एक आइडियल या सही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है वो 1% से लेके 5% तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है डिविएशन कितना है, डिविएशन या विचलन बताया था ना,
मीन डिविएशन होता है, मीडियन डिविएशन होता है, मोड डिविएशन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ सैंपल आपको तय करना है, साइज ऑफ सैंपल आपको देखना है कितना है। एक मिनट यार, मैं क्या बता दिया आप लोगों को, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मैं जो बोला वो तो सही बोला, लेकिन ये क्या है वो मैं गलत बोल दिया। देखो मैं आप लोगों को सेकंड स्टेप क्या बताया था, सिग्निफिकेंस लेवल आपको तय करना है ना, कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को या महत्व के स्तर को प्रभावित करती हैं, वो आपको देखना है। एक तो डिविएशन कितना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उस पे, उसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिविएशन कितना है, ठीक है। डिविएशन कैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को निर्धारित करेगा। देखो भाई, डिविएशन का मतलब क्या बताया था मैं, विचलन का मतलब बताओ तो एकदम आसान भाषा में। विचलन का, डिविएशन का मतलब क्या था, क्यों डिविएशन निकालते हैं हम लोग, बताओ बताओ जल्दी। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिविएशन और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या संबंध है। बिल्कुल सही, आपका जो सैंपल है, ठीक है, और ये आपका अगर मीन है, तो बाकी का जो आपका डेटा है वो इस मीन के कितने आसपास है, यही बताता है हमको डिविएशन। तो अगर ये मीन और आपके बाकी के ऑब्जर्वेशन के बीच में अगर अंतर जो है वो अगर कम है, ज़्यादा नहीं है, अंतर कम है, इसका मतलब लो डिविएशन है, यानी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, सम है, सजातीय है, सब में लगभग लगभग एक बराबर के गुण हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अंतर है, इसका मतलब आपका जो पॉपुलेशन है या सैंपल जो है वो बहुत ज़्यादा एसिमेट्रिकल है, यानी कि उसमें विजातीयता ज़्यादा है, असमानता ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो भाई, फिर से बताओ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या था, बताओ बताओ जल्दी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या था कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो सच है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है। तो अगर आपका डिविएशन बहुत ज़्यादा है, डिविएशन अगर आपका बहुत हाई है, तो फिर आपको अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा भाई। टाइप 1 एरर होने के चांसेस भी फिर ज़्यादा रहेंगे। जितनी ज़्यादा विजातीयता रहेगी आपके सैंपल में, जितनी ज़्यादा हेट्रोजिनिटी रहेगी, असमानता रहेगी, एरर होने के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा ही रखोगे अपना, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बात ही करता है एरर के बारे में, टाइप 1 एरर के बारे में। साइज ऑफ सैंपल, सैंपल का साइज अगर आपका बहुत ज़्यादा है, तो बताओ सैंपल साइज ज़्यादा करने से क्या होता है। मैं आप लोगों को बताया था, एक बार कुछ पढ़ाया था मैं आप लोगों को, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि सैंपल का साइज बड़ा कर देना किस चीज़ का सॉल्यूशन है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है बताओ, कौन से टाइप का एरर। सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर कम करने का एक तरीका होता है साइज ऑफ सैंपल। तो आपका, चलो आप ही लोग बताओ इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। अगर मैं कह रहा हूं कि सैंपल साइज बढ़ाने से सैंपलिंग एरर कम होता है, ठीक है, अगर सैंपल साइज बढ़ाने से सैंपल का साइज बढ़ाने से सैंपलिंग एरर कम होता है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा कथन है, इसको असर्शन बोल लो, ठीक है। तो अब आप बताओ, अगर सैंपल साइज बढ़ाने से अगर सैंपलिंग एरर कम हो जाता है, तो फिर ज़्यादा साइज में हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम लेना चाहिए या ज़्यादा लेना चाहिए। अगर लेवल ऑफ सैंपल साइज मेरा अगर ज़्यादा है, तो फिर मेरे को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम लेना चाहिए या ज़्यादा रखना चाहिए। दोनों चीज़ों को रिलेट करके देखो। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा कथन है, कौन सा, कि सैंपल साइज बढ़ाने से सैंपलिंग एरर कम होता है, ये मेरा कथन है, तो फिर अब खुद ही दिमाग लगाओ तुम लोग। अरे यार, ये तो
से परेशान कर रहे हैं। कल से दूसरे बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, कोई दूसरा बोर्ड डाउनलोड करूँगा, उसमें पढ़ाऊँगा। तो अब देखो, अगर सैम्पल साइज बढ़ाने से सैम्पलिंग एरर कम होता है तो फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे को कितना रखना चाहिए अगर मेरा सैम्पल साइज ज़्यादा है? पहले सैम्पलिंग करूँगा मैं, है ना। अगर सैम्पल साइज हाई है, लार्ज है, तो फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे को कम रखना चाहिए या ज़्यादा रखना चाहिए? बताओ। और बाकी लोग क्वेश्चन समझे कि नहीं मेरा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भाई, ये थोड़ी पूछ देगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ऐसे थोड़ी पूछेगा। बाकी लोग, मनोहर और सोनम, अगर ऐसे रिलेट करना नहीं सीखोगे तो आप लाख मेरी क्लासेस अटेंड कर लो, यूट्यूब पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार लो, एग्ज़ाम में नहीं बनेगा यार। एग्ज़ाम में आपको दिमाग चलाना है। और नेट का क्वेश्चन अब ऐसा नहीं आ रहा है कि बस पढ़ के चले गए, 1000-2000 क्वेश्चन रट के चले गए तो बन जाएगा। भाई देखो, अगर सैंपल साइज बढ़ाने से सैंपल का जो साइज है उसको अगर बढ़ाने से, यानी कि लार्ज करने से सैंपलिंग एरर कम हो जाता है। सैंपलिंग एरर जो है वो क्या होता है, गिरता है, कम होता है, सैंपल एरर कम होगा। तो अगर मैं इसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सैंपल साइज ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है, मेरा सैंपल साइज ऑलरेडी ज़्यादा है, तो वैसे भी हमको पता है सैंपल साइज बढ़ाने से एरर कम होता है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा सैंपल साइज ऑलरेडी लार्ज है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर मेरे को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम रखना पड़ेगा ना। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है टाइप 1 एरर होने के चांसेस, अल्टीमेटली किसी एरर होने के चांसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी अभी हम लोग देखें कि सैंपल साइज बड़ा रखने से एरर कम हो जाता है। तो अगर मेरा सैंपल साइज ऑलरेडी लार्ज है तो फिर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कम होना चाहिए ना। किसी भी प्रकार का एरर होने के चांसेस भी फिर कम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चांस खत्म हो जाएगा, पर अगर मैं ऑलरेडी सैंपल साइज को बड़ा रख रहा हूँ तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे को कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम रखने का मतलब क्या, टाइप 1 एरर होने के चांसेस कम है, मैं ये कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो अगर सैंपल साइज छोटा है, स्मॉल सैंपल साइज है, तो फिर LOS आपका बड़ा ज़्यादा रहेगा। फिर साइज कम है तो एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे मतलब टाइप 1 एरर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। और टाइप 1 एरर होने के चांसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपका सैंपल साइज लार्ज है, सैंपल साइज लार्ज होने से एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपको टाइप 1 एरर होने के चांसेस को भी कम रखना पड़ेगा, तो यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको कम रखना पड़ेगा। समझ में आया तीनों के बीच संबंध? बाकी लोग एक ही जन को पढ़ा रहा हूँ लग रहा है मैं। तो कैसे हमको इसका डायग्राम बनाना है, अरे क्या बता रहा था यार, मैं बता क्या रहा था, मैं तो वही भूल गया। इस चीज़ के बारे में बता रहा था मैं, हाँ, यानी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है उसको आपका सैंपल साइज कैसे प्रभावित करता है, ये मैं बता रहा था ना। तो साइज यानी सैंपल साइज अगर ये लार्ज है मतलब एरर कम होना चाहिए नियम के हिसाब से, और क्योंकि एरर कम होना चाहिए तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कम रहना चाहिए। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या कहता है, टाइप 1 एरर होने के चांसेस। उसी तरीके से दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, साइज स्मॉल। जब स्मॉल साइज रहता है सैंपल का तो एरर भी ज़्यादा होता है, और क्योंकि एरर ज़्यादा होता है तो एरर होने की संभावना भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम बनेगा। साइज़ अगर लार्ज है तो एरर कम होगा, एरर कम होगा तो उसके चांसेस भी आपको कम रखना पड़ेगा। साइज़ अगर स्मॉल है तो एरर भी ज़्यादा होगा तो संभावना भी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। गया दिमाग में कुछ?
अगर आप एजर्शन रीजन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। लास्ट है वेरिएबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, जो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को प्रभावित करता है, यानी कि आपका जो मापदंड है उसमें कितनी भिन्नता है। अलग अलग मापदंड यूज करते हैं ना हम लोग, तो मापदंड के आधार पे भी आप अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय करोगे। तो प्रोसेस देख रहे थे हम लोग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो चरण है, जो क्रम है वो देख रहे थे। तो पहला क्या था, फॉर्मल स्टेटमेंट बनाना यानी कि हाइपोथेसिस बनाना, ठीक है। उसके बाद सेकंड था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय करना, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कौन कौन से तत्व, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, वही मैं आपको बता रहा था। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या रहेगा, ये गलत लिखा गया है, कहीं और कुछ और लिखा गया, इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, ये अपन तय करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, एक मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था जिसमें या तो ऐसे शेप बनता है, या स्क्यूड शेप बनता है, या फिर ऐसे शेप बनता है, बताया था ना। उसी तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काई स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब जो टेस्ट होता है ना, इसके एकदम टेक्निकल पार्ट को थोड़ा सा हम लोग स्टैट्स में देखेंगे। हमको यहाँ पर टेस्ट करके नहीं दिखाना है, बस इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके बाद अगला स्टेप रहेगा सैम्पलिंग करना, यानी कि सैंपल्स लेना, फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, कितनी संभावना है कि हमारा टेस्ट जो है वो सही होगा, और आखिरी में प्रोबेबिलिटीज़ को कंपेयर करना, क्या क्या संभावनाएं निकली, रिसर्च करने से क्या क्या संभावनाएं निकली कि हाँ भाई एडवर्टीजमेंट और सेल्स के बीच संबंध हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो सकारात्मक संबंध हो सकता है, नकारात्मक संबंध हो सकता है, और फिर उनको आपस में तुलना करना। तो ये है आपके टेस्टिंग का, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्या स्टेप। अब देखो, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है पैरामेट्रिक टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्ट, और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राचलिक। पैरामेट्रिक को बोलते हैं प्रचालिक या प्राचलिक, और नॉन पैरामेट्रिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्राचलिक। नॉन पैरामेट्रिक को बोलते हैं अप्राचलिक। अब बताओ, सुने हो कभी पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक सुने हो? ये प्राचल होगा यार, गलती से प्रचालिक लिखा गया है, प्राचलिक होगा ये। पैरामेट्रिक को बोलते हैं, पैरामीटर को प्राचल बोलते हैं ना, तो ये प्राचलिक होगा, प्रचालिक थोड़ी होगा, प्राचलिक। और ये होगा अप्राचलिक। बताओ भाई, जानते हो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होता क्या है? रट तो लेते हैं अपन। हम लोग के टाइम पे ना सीधा क्वेश्चन आता था कि इसमें से कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट है या कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है, ऐसे करके। अब वैसे नहीं पूछता है। अब वो पैरामेट्रिक होने का मतलब क्या होता है ये पूछ देगा। अब वो ये पूछ देगा कि टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट वो पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों है, ऐसे पूछ देगा वो। बताओ, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक जानते हो कि नहीं जानते, जल्दी बताओ। पर अगर जानते हो तो क्या होता है, पैरामेट्रिक क्या होता है बताओ। मीन नहीं पता, चलो देखते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट किसको बोलते हैं? देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट ऐसा होता है जो कुछ चीज़ों को अज्यूम करता है। पता नहीं है ऐसा नहीं है, पता कैसे नहीं रहेगा, पता तो कभी कुछ नहीं रहता। हम पता करते हैं, तो पता करना है कि नहीं करना है, उस पर आधारित है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक या प्राचलिक टेस्ट जो होता है उसमें हम लोग अपने पॉपुलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को या विशेषताओं को अज्यूम करते हैं, ठीक है, केवल मानते हैं। अज्यूम करते हैं का मतलब क्या, मानते हैं। इसका मतलब, अच्छा किस चीज़ को मानते हैं? जैसे कि देखो कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल पॉपुलेशन है। नॉर्मल पॉपुलेशन मतलब कि सामान्य है। सामान्य मतलब उस पॉपुलेशन में सभी प्रकार की विशेषताएं समान रूप से मौजूद है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। सैंपल का जो साइज है वो लार्ज है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। यानी कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन की तुलना में जो हम लोग सैंपल लिए हैं वो लार्ज है। वैसे तो लार्ज और स्मॉल का क्राइटेरिया क्या है बताओ? लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल का क्राइटेरिया क्या है? नंबर में बताओ तो कितना होना चाहिए?
लार्ज कितना होना चाहिए? थर्टी प्लस, बिल्कुल सही, 30 प्लस होना चाहिए। मतलब 31 से स्टार्ट होगा, है ना, लार्ज। और स्मॉल मतलब कि 30 या फिर 30 से कम। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग ये सब नहीं देख रहे हैं कि हमारा 30 है कि 40 है कि 50 है कि 25 है, ये नहीं देख रहे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि है भाई, चलो मान लो कि हमारा जो सैंपल साइज है वो लार्ज है। तो बहुत सारा जो प्रॉपर्टी है हमारे टेस्टिंग का, हाइपोथेसिस का, उसको हम लोग मानते हैं, मान के चलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में। मीन जो है उसको हम लोग मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि ये हमारा मीन होगा, कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है ना, जिसमें मीन वगैरह निकालना आसान नहीं रहता, जिसमें नंबर ज़्यादा हमारे पास रहता नहीं है, लोगों के ओपिनियन पे जो हम लोग रिसर्च करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मानना पड़ता है कुछ चीज़ों को। अब खासियत को, क्वालिटी का मीन आप कैसे निकालोगे, है ना, कि आपको शादी करते समय लड़के का पैसा देखना चाहिए, लड़की की सुंदरता देखना चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप नंबर में थोड़ी गिनोगे। ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है दहेज पे या किसी कुप्रथा पे, उस टाइप के रिसर्च में कुछ चीज़ों को हमको मानना पड़ता है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो उसी केस में हम लोग फिर कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें आप जो स्केल यूज़ करोगे, हमारे पास मेनली 4 टाइप का स्केल होता है ना। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है नॉमिनल, फिर होता है क्या, ऑर्डिनल, फिर होता है इंटरवल, और फिर होता है क्या, रेशियो। तो अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो आप इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते, नॉमिनल और ऑर्डिनल को यूज़ नहीं कर सकते। इंटरवल यूज़ कर सकते हो या फिर रेशियो यूज़ कर सकते हो। मतलब आपका जो स्केल है वो कम से कम इंटरवल लेवल का होना चाहिए। रेशियो कर दो तो और अच्छी बात। ठीक है। कौन कौन से फेमस टेस्ट है पैरामेट्रिक में? जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, एनोवा हो गया। ठीक है। ये 5 याद रखो, मेन है ये। अगर पूछ दिया डायरेक्ट कि इसमें से कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है तो बढ़िया आंसर कर लेना। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा। अब ये जितने भी टेस्ट हैं इन सब की अपनी अपनी खासियत है। ठीक है। ये 100% रिप्लेसेबल नहीं है कि आप इन 4 में से बूफे टाइप का कोई भी एक टेस्ट उठा के यूज़ कर लो, ऐसा नहीं है। आपको अपने रिसर्च की ज़रूरत के हिसाब से सही टेस्ट चुनना पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं जेड टेस्ट। इसकी खासियत क्या है भाई? सबसे ज़्यादा जेड टेस्ट यूज़ होता है रिसर्च में। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई टेस्ट अगर है तो वो है जेड टेस्ट। सबसे पहले तो यही फैक्ट याद रख लो। ठीक है। कब यूज़ करते हैं भाई? हमारे जो स्टैटिस्टिकल मेजर हैं, यानी कि सांख्यिकीय माप जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो सांख्यिकीय माप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्या, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, कोरिलेशन, सहसंबंध। ठीक है। रिग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोरिलेशन हो गया, हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। स्क्यूनेस वगैरह हम लोग निकालते हैं। जितना भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस कितना है, उसका महत्व कितना है, प्रभाव कितना है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जेड टेस्ट। रट के जाना इस चीज़ को एग्ज़ाम में। ठीक है। इसके अलावा जेड टेस्ट में हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि द्विपद वितरण इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या होता है हम लोग स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, टेंशन मत लेना। बस याद रखो कि जेड टेस्ट जो है वो किस में एप्लीकेबल है, बाइनोमियल में भी एप्लीके। देखो जेड टेस्ट है तो भाई स्वाभाविक सी बात है जेड डिस्ट्रीब्यूशन में तो यूज़ करेंगे इसको। ठीक है। जेड डिस्ट्रीब्यूशन खुद एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो जेड डिस्ट्रीब्यूशन में तो ये यूज़ हो ही सकता है। इसके अलावा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये यूज़ हो सकता है, द्विपद वितरण में, और टी वितरण में भी ये क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है। याद रखना इस चीज़ को, रहेगा याद। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जेड टेस्ट को, कब करते हैं? जब हमको हमारे स्टैटिस्टिकल मेजर का या फिर हमारे सांख्यिकीय माप का महत्व जानना होता है। ठीक है। तब हम लोग यूज़ करते हैं।
डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यार, इससे बढ़िया एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। उसके बाद देख लो टी टेस्ट, स्वाभाविक सी बात है टी टेस्ट है तो टी डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित होगा, ये टी वितरण पे आधारित होगा। यहाँ पर ओनली भी लिख देना था मेरे को, टी डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित रहता है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं टी टेस्ट, कब यूज करते हैं, जब आपको इस सैंपल मीन या फिर जो आपका जो सैंपल है उसका जो मीन है, ठीक है, सैंपल का या आपके न्यायदर्श का जो माध्य है उसका महत्व आपको जानना है, ठीक है। या फिर आपको दो सैंपल के मीन के बीच के अंतर के महत्व को जानना है। समझना इसको मैं क्या बोल रहा हूं। चलो पहले इसको ये करने देते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। देखो टी टेस्ट हो जो है वो कब यूज करते हैं हम लोग, दो केस में यूज कर सकते हैं। पहला सिग्निफिकेंस ऑफ, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल मीन। अरे यार मैं इरिटेट हो जाता हूँ इससे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही केस था जहां टी टेस्ट यूज करते हैं, बताओ कौन सा था। चलो पहले यहां देख लो, सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल मीन, इसका मतलब क्या है, आप एक सैंपल लिए थे 1 2, दूसरा कुछ कर देते हैं, भाई चलो आप एक सैंपल लिए थे, उस सैंपल का डेटा जो था वो था 1, ठीक है, 20, 5, 100 और एक ले लेते हैं 60। चलो भाई बताओ इसका टोटल बताओ कितना होगा, बताओ टोटल बताओ इसका क्या होगा। 120, 500, 60 टोटल बताओ इसका क्या होगा। एक सौ छियासठ कैसे होगा, 186 होगा ना, 186, ठीक है। चलो इसका एवरेज निकालो, कैसे एवरेज निकालोगे, 5 से डिवाइड कर दो इसको, बताओ एवरेज कितना आएगा इसका, मीन कितना आएगा। $37.2 आएगा, ठीक है। अब ये है हमारा मीन और ये है हमारा डेटा ऑब्जर्वेशन। देखो बताओ इस मीन का इस डेटा से कोई भी लेना देना दिख रहा है। देखो मीन का पर्पस क्या है, मीन क्या बताता है हमको, सबका एवरेज बताता है। एक बेसिक जो प्रिंसिपल है मीन का, बेसिक अजम्पशन जो है, मान्यता क्या है मीन का, कि मीन जो है वो हमको लगभग सभी आंकड़ों का एक रिप्रेजेंटेशन है। वो ये मानते हैं ना कि मीन के आसपास होगा बाकी सबका, बाकी सारा आंकड़ा जो है, बाकी सारा डेटा जो है वो मीन के आसपास होगा, यही मानते हैं ना हम लोग। लेकिन आप लोग देखो ये हमारा मीन है और ये हमारा डेटा है, बताओ मीन के आसपास है हमारा डेटा, थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी है मीन और बाकी आंकड़ों में, बताओ नहीं है ना, कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेटा थोड़ा सा था और मीन निकालना हमारे लिए बहुत आसान था, और सामान्य आँख से, सामान्य ऑब्जर्वेशन से हमको ये चीज़ दिख रही है कि ये जो मीन है हमारा, बताओ यहाँ सामान्य ऑब्जर्वेशन से आप लोग बताओ ये मीन सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, महत्वपूर्ण है कि नहीं है, सिग्निफिकेंट है या नहीं है, बताओ है कोई काम का ये मीन, नहीं है। तो ये तो आप नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से समझ गए क्योंकि डेटा बहुत कम था और मीन आपके सामने है। लेकिन जब आप 500, 600, 1000 का मीन जब आप लेते हो, डेटा जब आप लेते हो और वहाँ पर जब आप मीन कैलकुलेट करते हो, तो आप ऐसे सामान्य कुछ भी देख के आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो वहाँ पर फिर आप क्या करते हो, सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल मीन जानने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज़ करोगे, टी टेस्ट। ठीक है। दूसरा पर्पस क्या होता है इसका, दूसरा पर्पस होता है अगर आप एक से ज़्यादा सैंपल ले रहे हो, कितना, 2 सैंपल ले रहे हो, 2 सैंपल का जो मीन है, 2 सैंपल के मीन का अंतर दो सैंपल के मीन का अंतर, मीन का अंतर नहीं, मीन के अंतर, मीन के अंतर का महत्व, मीन के अंतर का महत्व। तो 2 सैंपल अगर आप ले रहे हो तो दोनों का अलग अलग मीन आएगा। अब एक ही पॉपुलेशन से आप 2 सैंपल लिए हो और दोनों का अलग अलग मीन अगर आ रहा है, तो उस मीन के बीच जो अंतर है, मीन का जो अंतर है, 2 सैंपल मीन का जो अंतर है, वो अंतर कितना महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए भी आप क्या यूज करते हो, का महत्व। ये जानने के लिए भी आप क्या यूज करते हो, टी टेस्ट। आया समझ में? 2 पर्पस के लिए आप यूज करते हो। ठीक है। अब अगर 2 सैंपल है, वो जो 2 सैंपल की मैं बात कर रहा था, वो 2 सैंपल अगर आपस में संबंधित है, यानी सेम पॉपुलेशन का है, तो आप क्या यूज करोगे, पेयर्ड टी टेस्ट, युग्मित टी परीक्षण आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ध्यान रखना। वैसे भी हम 2 सैंपल के मीन के बीच के अंतर को जानने के लिए टी टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर ये 2 सैंपल एक ही मीन से हैं, ठीक है, सॉरी एक ही पॉपुलेशन से है, तो उस केस में फिर कौन सा टी टेस्ट यूज करेंगे, पेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो पहले ही बता चुका हूँ मैं, टी टेस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं, सिर्फ एक ही केस में, जब सैंपल साइज स्मॉल रहता है। देखो एक चीज़ और बता दूँ ना, जरूरी नहीं कि एग्जाम में 30 माइनस लेस देन 30 ऐसे लिखे, सिर्फ स्मॉल भी लिख सकता है वो। वैसे भी रिसर्च में ये 30 जो है वो कोई पत्थर की लिखी लकीर नहीं है। तो टी टेस्ट कब यूज़ करते हैं, जब सैंपल साइज स्मॉल रहता है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन रहता है, केवल तभी हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है। ये सब क्या होता है ये बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, हमको वहाँ टेस्ट करके नहीं दिखाना है। ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करते हैं, हाँ, काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करते हैं, जब हमको सैंपल वेरिएंस यानी कि जो हमारा न्यायदर्श है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी को ही हम लोग वेरिएंस भी बोलते हैं, विचरण भी बोलते हैं। ठीक है। सैंपल का या न्यायदर्श का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो, और हमारा जो अज्यूम्ड या हाइपोथेसिस वाला जो हमारा वेरिएंस है ना, उसके बीच के अंतर को जानने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। हाँ, ये भी बोल सकते हो, एक्चुअल डिफरेंस और ऑब्जर्वेशन वाला जो डिफरेंस है उसके बीच के अंतर को या उसके महत्व को समझने के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ। इसीलिए लाइव क्लास अटेंड करना जरूरी है। आप देखो इतने सारे लोग हैं, कोई लाइव क्लास अटेंड किए नहीं आप लोग। अब मेरे को कैसे समझ में आएगा किसको क्या समझ में आ रहा है, अकेला मनोहर या प्रियंका बोलेगी कि समझ में आ रहा है तो मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। एक होता है आपका सैंपल का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। और एक होता है आपके पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन। वैसे पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा बोलते हैं, सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा 0 बोलते हैं। ठीक है, या स्मॉल s बोलते हैं। इनके बीच के डिफरेंस को जानने के लिए या इनके बीच के डिफरेंस के अंतर के महत्व को जानने के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हो। ठीक है, रट के जाना भाई एग्जाम में। एफ टेस्ट जो है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है। ठीक है, एफ टेस्ट कब यूज करते हैं, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्या बताया था, टी टेस्ट। टी टेस्ट में मैं क्या बोला था, 2 सैंपल
जो एक ही पॉपुलेशन से रिलेटेड है, एक ही पॉपुलेशन के हैं और दोनों सैंपल एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी दोनों में ही लगभग लगभग एक ही प्रकार की विशेषताएं होंगी ऐसा हम मानते हैं, तब हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एफ टेस्ट कब यूज़ करोगे? एफ टेस्ट आप यूज़ करोगे जब आप दो इंडिपेंडेंट सैंपल यूज़ कर रहे हो, दो इंडिपेंडेंट सैंपल के बीच के अंतर को देख रहे हो। देखो, टू इंडिपेंडेंट सैंपल, इसका मतलब ये है कि आप जो दो सैंपल लिए हो, या तो ये दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से है, या अगर एक पॉपुलेशन से है भी तो आपको पहले से पता है या आप मान के चल रहे हो कि इन दोनों सैंपल में समानताएं नहीं है, तब तो दोनों इंडिपेंडेंट हुए ना। समानता होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो दो सैंपल आप ले रहे हो, इन दोनों सैंपल की क्वालिटी सिमिलर होना कोई ज़रूरी नहीं है। इत्तेफाक से हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर ये दोनों सैंपल दो अलग अलग पॉपुलेशन से भी हो सकते हैं, तब तो दोनों इंडिपेंडेंट हुए ना। ठीक है, तो जब दो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र न्यायदर्श के बीच के अंतर को आपको जांचना है, तब आप क्या यूज़ करोगे? एफ टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा एनोवा के केस में भी यही चीज़ हम लोग करते हैं। एनोवा में हम लोग क्या करते हैं? एनोवा में हम लोग दो से ज़्यादा सैंपल मोर देन टू सैंपल, दो से ज़्यादा सैंपल को टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं? एफ टेस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारा एनोवा। एनोवा क्या है भाई? एनोवा जो है इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, एजुकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सब में जो है एनोवा का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एनोवा कब यूज़ करते हैं हम लोग? जब दो से ज़्यादा सैंपल इन्वॉल्व है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ दो की बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ सैंपल 1 और सैंपल 2 की बात कर रहे थे। जब दो ही सैंपल को आपको कंपेयर करना है, तब आप टी टेस्ट यूज़ कर सकते हो, एफ टेस्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब तीसरा सैंपल भी इन्वॉल्व हो गया, चौथा सैंपल भी इन्वॉल्व हो गया, और इस तरीके से दो से ज़्यादा सैंपल अगर इन्वॉल्व है, तो उस केस में फिर आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? एनोवा, और दूसरा ऑप्शन है फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अच्छा, एनोवा एक चीज़ हमको क्या बताता है, कब एनोवा टेस्ट करना है हमको? एक तो ये पता चल गया कि दो से ज़्यादा सैंपल अगर है तो एनोवा टेस्ट यूज़ करेंगे। दूसरा, एनोवा हमको एक और चीज़ बताता है, क्या? कि जो हम लोग अलग अलग सैंपल ले रहे हैं, क्या ये उस पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन जो है सेम है। ठीक है, यानी कि अगर ये सैंपल मैं इस पॉपुलेशन से लिया हूँ, ये दूसरा सैंपल मैं इस पॉपुलेशन से लिया हूँ, ये तीसरा सैंपल मैं इस पॉपुलेशन से लिया हूँ, तो ये हमको ये बताता है कि क्या इन सभी पॉपुलेशन का पॉपुलेशन मीन बराबर है, एक जैसा है। ये बताता है कौन हमको? एनोवा। नाम ही है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, यानी विचलन प्रमाप, विचलन विश्लेषण या विचलन प्रमाप, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में, ऐसे लिखा गया है। विचलन विश्लेषण बोलते हैं इसको, विचलन विश्लेषण। यानी आप कभी कभी क्या करते हो, आप अपने सैंपल का के मीन को ना दूसरे सैंपल से भी कंपेयर करते हो। ठीक है, तो उस केस में ये भी तो जानना जरूरी ना कि जो दूसरा सैंपल हम लोग ले रहे हैं उसका पॉपुलेशन मीन हमारे सैंपल के मीन के ही बराबर है या अलग है। तो ये जानने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? एनोवा। ठीक है, विचरण का विश्लेषण, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये था आपका पैरामेट्रिक टेस्ट। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, फिर कल ही मैं आप लोगों को बता दूंगा एथिक्स। तो कल या परसों जो है आपका रिसर्च जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो कोशिश करेंगे कि कल रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स दोनों की क्लास हो जाए। बस 1 से 2 क्लास और बचा है, फिर आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, आज इतना रखें।